गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लेवल का होगा। मैंने इससे पहले वीडियो जो है कि वीडियो लेवल का अपलोड कर दिया है सन 2018 का। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने 2022 के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सबको डिस्कस करेंगे एक एक वाइज। अर्थात को क्या करना है, पेपर और रफ या कॉपी लेकर बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपको लिखना है, क्योंकि मेरा मानना है कि लिखने से याद बहुत तेज होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने खुद टाइपिंग करवाया है और काफ़ी मेहनत लगा है जो है कि इसको बनाने में। तो आइए कंसेप्ट विद कंसेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें ईवीएस में जो भी मैथमेटिक्स के रूप में सवाल पूछे जाते हैं उसको भी मैंने शामिल कर दिया है। यानी मोर देन 20 क्वेश्चन या नियर अबाउट 20 क्वेश्चन के करीब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा हर बार होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूं PYQ। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कब का है? 1 जनवरी ठीक है, सन 2022। ठीक है, किस लेवल का है? PRT, राइट। तो आइए यहां से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर लेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर ये है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, उनकी संख्या है। मैंने आपके सामने पहला प्रश्न को यहां पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया है कब है, सन 2022 ऑनलाइन पेपर का है। ठीक है, कौन से लेवल का है? PRT का। मैंने ये सवाल लिख दिया। और यह बात तो सत्य है कि यदि स्कूल में विद्यार्थी होते हैं तो कुछ गणित पढ़ाते हैं, कुछ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपको चलने की जरूरत है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्कूल में टोटल कितने हैं शिक्षिकाएं? बताइए, पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? 96। इस 96 में से 3/8 क्या है? शिक्षिकाएं।
उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। ठीक है, हम ये पता करते हैं कि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में कितने ऐसे शिक्षिका हैं जो कि पढ़ाती हैं। कितने में से 96। तो 96 का 3/, हम 8 निकालेंगे। तो बताइए, ये 12 बटे 96, 12 3 के कितना होगा 36। यानी कि कुल 96 में से 36 ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो कि उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का, तो बताइए भाई उच्च स्कूली शिक्षिकाएं कितने हैं 36। अब बताइए उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का मतलब बाबू होता है गुणा। ठीक है, 2/9 भाग, 2/9 भाग क्या है, गणित पढ़ाती हैं, यानी 9 चौको 36, 4 दूना के 8, अर्थात उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में टोटल 36 टीचर हैं। इनमें से जो 8 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं। देखिए, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। बताइए, यह 8 टीचर ऐसे हैं जो गणित पढ़ाती हैं। तो ऐसे कितने टीचर हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं? तो हम 36 में से 8 घटा देंगे। तो जरा बताइए, जब 36 में से आप 8 माइनस करेंगे तो ऐसे कितने टीचर हो जाएंगे? बताइए, 16 में से 8 जाए 8, यहां क्या बच गया 2। तो टोटल उच्च स्कूली शिक्षिकाएं कितनी हैं 36। इस 36 में से कितने गणित पढ़ाती हैं 8, तो कितने गणित नहीं पढ़ाती हैं 28। यह रहा है आपका राइट आंसर। तो नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएं हैं, इसमें से 3/8 है हायर स्कूल में, उच्च स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मैंने 96 का 3/8 निकाला, कैंसिल किया, तो 12/96 है, 12 3 के 36। यानी कुल 96 में से 36 ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो कि उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। अब उस उच्च स्कूल में भी जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उसमें कुछ ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो टीचर हैं। तो कितनी है 2/9। तो 36 का 2/9 का मतलब गुणा निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना मिल गया 8। टोटल 8 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो गणित पढ़ाती हैं। तो कितने गणित नहीं पढ़ाते हैं? 36 में से 8 आपने घटाया तो कितने गणित नहीं पढ़ाते हैं? 28। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 मैंने यहां से लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 है। मतलब इसका मान पूछा है क्या? ए दिया है 13/20, बी दिया है 3/10, सी दिया है 39/30 और डी दिया है 19/30। मैंने ऑप्शन भी लिख दिया। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लिखा है 1/2 माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नियम चलता है बोधमास, BOD MAS। क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? काको पहले तोड़िए। तो काको का मतलब ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो माइनस है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा। 5 में डायरेक्ट गुणा करिए, 5 दूना के 10, 3 चौको 12, माइनस है तो यहाँ पर 12 लगाएंगे और 3 पचे 15। ठीक है, 1/2 माइनस, जरा बताइए 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस होगा, कितना होगा? -2/15। 1/2 जैसे ही ब्रैकेट आप हटाएंगे माइनस इसको जाके क्या कर देगा? प्लस कर देगा। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस एंट्री करता है तो प्लस कर देता है। कैसे? क्योंकि माइनस गुणे माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस। तो बताइए ये क्या होगा? प्लस 2/15। फिर वही कहानी, 15 कम 15 प्लस 2 दूना के 4 बटे में 15 दूना के 23, 15 4 कितना होगा? 19/30। देखिए कौन सा भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी,
ये रहा आपका राइट आंसर। तो एलसीएम और एलसीएम के चक्कर में ना पड़ा करिए। यदि 2 या 3 4 पद में यदि इस तरह के सवाल मिले तो डायरेक्ट गुणा करिए और ऑपरेटर का प्रयोग करते रहिए। ऑपरेटर का मतलब माइनस है तो माइनस का काम करेंगे, प्लस होगा तो प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तुरंत आपका कैलकुलेशन होगा, राइट, नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 32170 संख्या 4782 और 32170 में अंकित मूल्य मूल्यों के बीच क्या लिखा है, मूल्यों के बीच, अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है, क्या अंतर क्या है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ये जो है ये क्या है, यह क्या लिखा है, अंकित मूल्य। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण यह है कि जब बच्चे जब प्राइमरी स्टेज में होते हैं, जब सीखते हैं, मैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपटीशन के जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, और वो पढ़ते हैं लाभ हानि में एक होता है अंकित मूल्य, तो वो अंकित मूल्य समझना शुरू कर देते हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। ये क्या लिखा है, अंकित मूल्य, बताइए इसमें कौन सा अंकित मूल्य है। इसका मतलब कि इसमें अंकित मूल्य नहीं, अंकित मान पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि एक होता है फेस वैल्यू, क्या होता है, फेस वैल्यू, और एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान। प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान। पेडागॉजी में भी ध्यान रखिएगा, प्राइमरी के बच्चों को यानी जो कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको मूलभूत की जानकारी दी जाती है, अर्थात नंबर सिखाने से पहले उनको हम स्थानीय मान का ही ज्ञान कराते हैं। इस बात का याद रहे, पेडागॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिया 9, 6, 2, 3, 4, 5 और आपसे पूछे कि बताओ 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। इसी को हम कहते हैं अंकित मान, इसको भी क्या कहते हैं, अंकित मान। कभी कभी आंकिक मान भी इसी को बोला जाता है, अंकिक मान भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। 6 का क्या होगा, 6। 2 का क्या होगा, 2। 3 का क्या होगा, 3। 4 का क्या होगा, 4। और 5 का जातीय मान भी क्या होगा, 5। समझिएगा। इसमें मैं आपसे ये कहूं कि स्थानीय मान बताइए, जैसे मैंने इसी संख्या को लिख दिया 9, 6, 2, 3, 4, 5। तो 9 का जातीय मान क्या होगा, समझिएगा। 9 इधर बताइए दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 3, 2, 5, तो 5 जीरो यहां पर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। आपसे कोई पूछे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखेंगे और इधर कितने अंक हैं, 4, तो 4 जीरो यहां पर हम लगा देंगे। 2 का पूछेगा तो यहां 2 लगाएंगे, इधर कितने अंक है, 3, तो यहां पर 3 जीरो लगा देंगे। 3 का पूछेगा तो बताइए अब इधर कितने अंक हैं, 2, तो 2 लगा देंगे। 4 का पूछेगा तो अंक कितने हैं, 0, और 5 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5 की राइट में हमने 0 नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है। आपने क्या देखा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहूंगा, थोड़ा नीचे हो गया, कि जातीय मान भी 5 है और स्थानीय मान भी 5 है। किसका, किसी भी संख्या का अंतिम अंक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक
का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है। यह पेडागाजी में पूछा जा सकता है, या कंटेंट में सत्य असत्य असत्य में ऑप्शन ए बी सी डी में ऐसा शब्दों पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। और देख लीजिएगा मजे की बात क्या है कि यदि इसमें दशमलव भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसी संख्या पर लिखा 9,6.234,5 और पूछेगा कि बताइए 6 का जातीय मान क्या होगा, तब भी क्या होने वाला है 6, 2 का क्या होगा 2, 3 का क्या होगा 3। कहने का मतलब है कि जातीय मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि यह मार्कर ब्लैक है तो है, यह मार्कर क्या है, ब्लैक है तो है। मैं एक खूबसूरत सा एग्जांपल लेता हूं कि हमारे भारत देश में बहुत प्रकार की जातियां हैं। जिस जाति में आपका जन्म हो गया तो उसी जाति के आप होंगे। भले आप मुंबई से लेकर लंदन तक घुमाइए लेकिन आप उसी जाति के होंगे। तो जातीय मान कभी बदलता नहीं है, लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है, इस बात का याद रहे। यहां पर देखिए 3 का जातीय मान क्या है, 3 ही है। यहां पर भी दशमलव लगने के बाद भी 3 का जातीय मान क्या है, 3 ही है। लेकिन यहां पर देखिए 3 का जातीय, यहां पर स्थानीय मान ये हो गया, 3 था तो 3 वहां पर जातीय मान हो रहा था, यहाँ 300 हो गया। तो स्थानीय मान में परिवर्तन होता है लेकिन जातीय मान में परिवर्तन नहीं होता है। मैं दशमलव में बता सकता हूं, सवाल आएगा तो, ठीक है। तो अब इस आधार पर हमको इसका जवाब देना है। तो बताइए अंकित मूल्य, ये 3 संख्या दिया है, 3 में किसकी बात किया है बताइएगा। अंकित मूल्य में सवाल लगता है, हाँ 30 में 7 के यहां पर छूट गया था, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इन संख्या में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, तो बता दीजिए इसमें 7 का अंकित मूल्य तो 7 ही रहेगा, बोलिएगा। तो अंतर लेंगे तो 7 - 7 क्या होगा, 0, क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर है। तो नोट्स कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। जो बच्चे यदि हमसे पढ़े होंगे वो तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं, और जो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं है वो जिंदगी में इसका आंसर बता नहीं सकता है, क्योंकि बिना पढ़े इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है, कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है, नहीं लिखा है सत्य नहीं है। आइए ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन ए है a + b = b + a। ऑप्शन बी a - b b - a। ऑप्शन सी a × b and b × a। ऑप्शन डी a + b + c = a + b + c। अब बोलिए अब इसका क्या मतलब है। तो वाकई जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा अब उसको तुरंत मालूम चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। विदिन 1 सेकंड में बस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नियम होने चाहिए। कौन से नियम, देखिए ये क्या बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, पूर्ण संख्याएं। तो यह कौन से नियम फॉलो करते हैं, यह वास्तविक संख्याओं के गुण है। और मैं वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में बता देता हूं। पहला गुण आपको क्या मिलेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या मिलता है बताइए, दूसरा क्या मिलता है आपको बताइए, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या मिलता है, एसोसिएटिव
एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा क्या मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पांचवा क्या मिलता है? एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। इतने सारे प्रॉपर्टी है ना, जो हमसे नहीं पढ़े है ना, उनके माइंड में घुसेगा ही नहीं कि ये सब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? समरक, या और क्या कहते हैं? बोलिएगा, समरक का गुण। ठीक है। इसके बाद कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्रम का, क्रम विनिमय गुण। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? सहयोग का नियम, सहचार्य का नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? वितरण, जिसको बंटन गुण कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है योज्य तत्समक। इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आइए, यह सारे नियम परिमेय संख्याओं पर लागू होते हैं, और परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या भी परिमेय होती है और पूर्णांक संख्या भी परिमेय होती है। मैं विस्तार थोड़ा सा कर दे रहा हूं, बहुत आसान था ये सवाल। लेकिन पूछा क्या है? पूर्ण संख्या। जरा आप खुद बताइए, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। कैसी संख्या होती हैं? सदैव धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? सदैव धनात्मक संख्याएं होती हैं। और सदैव धनात्मक संख्याओं में इस वास्तविक संख्याओं के गुण में व्यवकलन लागू नहीं होता है। अब लोग पहली बार सुनेंगे कि व्यवकलन क्या होता है। पूर्ण संख्याएं जरा बताइए। पूर्ण संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, तो इसमें व्यवकलन का मतलब होता है घटाना लागू नहीं होगा। सत्य नहीं है। ये देखिए माइनस आ गया, यही हमारा क्या है? गलत। और गलत का गलत आंसर होगा। नहीं पूछा है तो गलत ये है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख रहे ना, मैं जो जो क्वेश्चन लिख रहा ना, बहुत ही डाउन करके ये पूछा गया है, यानी कि आप देखेंगे कि एकदम प्राइमरी का सवाल बेस होता है, आप भी कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे विभाजित किया। तो रानी ने उसे विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कहे तो मैं ऑप्शन भी लिख दूं। आइए ले लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, लिखा है भागफल 31
शेष 0, भागफल 31, शेष 3, ऑप्शन सी ले लेता हूं, भागफल 32, शेष 3, भागफल 32, शेष 0। आइए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं। यह कैसा सवाल है, आप बचपन में पढ़े होंगे कि हम लोग को एक सूत्र पढ़ाया जाता था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आइए पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहते किसे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपने लिख लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए यहां पर 5 में आपने 2 से भाग किया तो 2 दूना के 4, शेषफल कितना मिला 1। तो जिससे आप भाग करते हैं इसे क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग करते हैं इसे क्या कहते हैं, भाज्य। जो परिणाम आता है इसे क्या कहते हैं, भागफल। जो बच जाता है इसे क्या कहते हैं, शेषफल। तो बताइए ऐसा क्या हम करें कि फिर से यही हमारा भाज्य मिल जाए। भाज्य का मतलब होता है संख्या। भाज्य का मतलब क्या होता है, संख्या। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है भाज्य, भाज्य कहिए या संख्या कहिए, क्या होता है, भाजक, भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या हो गया, धन शेषफल। ध्यान से देखिएगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। मैं अभी इसको बाद में लगाऊंगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। जरा बताइए भाजक कितना मिला है, 2, भागफल कितना मिला है, 2, शेषफल कितना मिला है, 1। तो बताइए 2 दूना के 4 + 1 = 5। ये 5 क्या हमारा भाज्य, ये भाज्य, यही हमारा क्या है, भाज्य। तो इसी बेस पर ये सवाल पूछा गया और ऐसा ही पूछेगा भी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। जिससे विभाजित किया जाता है वह भाजक होता है। ठीक है, जिससे आप भाग देंगे उसे भाजक कहेंगे, जिससे विभाजित करते हैं वह क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक हमारा क्या है बताइए, 9। भाजक हमारा क्या है, 9। ध्यान से सुनिएगा, जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल, भागफल कितना है बताइएगा, 21। जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। और यहां पर देखेंगे कि शेषफल कितना प्राप्त होता है, यहां पर लिखा है 3। तो बताइए हमारा वास्तविक संख्या क्या रहा होगा, संख्या का मतलब भाज्य क्या रहा होगा। भाज्य बराबर होता है क्या बताइए, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक कितना है, 9, भागफल कितना आया है जरा देख लीजिएगा, 21, शेषफल कितना आया है, 3। ठीक है, तो 21 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में कम 9, 9 दूना के 18 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12, 8 1 9, यहां पर क्या आ जाएगा, 192। यही हमारे पास संख्या यानी भाज्य है। इसी में 6 से उसको भाग करना था, किसको, रानी को, लेकिन उसने गलती कर दी, यानी कि गलत सुन लिया होगा या भूल गई होगी, तब जाके 9 से भाग किया था। ठीक है, तो अब मूल संख्या मिल गया कि 192 हमें प्राप्त हो गया। अब फिर इसमें सही तरीके से करना है, किससे, 6 से। तो आइए इधर भाग लगा देते हैं, इधर कर देते हैं। अब 192 में जैसे ही हम किससे भाग करेंगे, 6 से, तो 6 दूना के 12, यानी कि यहाँ 12 नहीं 3 बार में 6 तरीके 18, कितना गया यहाँ पर 1 और ये 2। तो जरा बताइएगा 6 दूना के 12 कट गया। कटने का मतलब नहीं होता है, आप बेसिक हैं तो सीखना जरूरी होता है। हम घटाते हैं तो 0 0। याद रखिएगा एक और कंसेप्ट,
जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग लग जाती है तो शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। तो बताइए भागफल कितना मिला 32 और शेषफल कितना मिला 0। यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, भागफल कितना मिला 32, शेषफल कितना मिला 0। ये रहा हमारा राइट आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके पीआरटी में पूछे जाते हैं। जितने प्रीवियस ईयर के सवाल यदि मैं यहाँ लगा रहा हूं, यदि आप बस उसको रिवीजन कर लेंगे तो समझिए कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। राइट, मैं ये कहने का मतलब है कि आपको 2023 में जो प्राइमरी का पेपर हुआ है सीटेट का, उसको मैं लास्ट में लगाऊंगा। पहले मैं ये चाहता हूं कि ये सब सीख लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तब जाके जब 2023 के लगाएंगे तो उसके आधार पर हम गेस करेंगे कि सवाल कैसे बनने के संभावना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न का जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए 2/3 एंड 3/2। ऑप्शन बी 1/2 और 3/8। ऑप्शन सी 3/4 और 3/7। ऑप्शन डी 1/4 और 3/4। आइए देखा जाए क्वेश्चन को, तब तक मैं इंक भर लेता हूं, आप थोड़ा सोचिएगा इस पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये क्या लिखा है, तुल्य भिन्न होता है और एक होता है समतुल्य भिन्न होता है। ठीक है, तो जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो जान रहा होगा कि समतुल्य भिन्न तुल्य भिन्न क्या होता है। बस आप मोटा मोटी में जानने का प्रयास करिए कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर जब समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। तो बताइए इसमें हर 3 है, इसमें 2 नहीं है, 3 ये 2 है, ये क्या है 8 नहीं, ये 4 है, ये 7 नहीं, ये 4 है, ये 4 है। यही हमारा क्या है आंसर। बताइए इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या सीटेट में। तो बस थोड़ा सा आपको गेस करने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ऑप्शन ए 729, ऑप्शन बी 333, ऑप्शन डी 216। देखिए ये पूछा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। तो आपको मालूम होगा यह भी पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है, लेकिन यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। काहे को हम निकाले भैया, ये किसका पूर्ण घन संख्या है, ये 9 का है, ये किसका है, ये 10 का है, ये किसका है, ये 6 का है। ये किसका होता है, किसी का नहीं होता है। तो मैं बार बार चिल्लाता हूं कि ये काम आते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं तक काम आएंगे बस याद करना था। मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका काम आएगा। ठीक है, यदि किसी घन का आयतन 729 है तो भुजा कितना होगा 9। देखिए तो जितनी भी संख्या और वैज्ञानिकों ने सवाल को बनाकर गया है उसका कहीं ना कहीं विशेष तौर पर योगदान है, आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, तो आपको याद करना होगा। और आपसे ये भी देखिए गेस कर लीजिए, आपसे
इस तरह का सवाल पूछा है तो कल को ये भी पूछा जा सकता है कि जरा बता दीजिए बाबू कि कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी होती है। तो आप कहेंगे कि सर यह 64, यह 4 का घन है, और बताइए बताइए यह 4 का घन है और 8 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। यह संख्या क्या है, 4 का घन है और 8 का यह संख्या क्या है, वर्ग है। इसके अलावा और कोई संख्या बताइए। यस, आपको दिखाई दे रहा है 29, 9 का घन होता है 29, 729, 27 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा और भी कोई संख्या? यस है। इसके अलावा एक हमारे पास संख्या है जो 1 का वर्ग होता है और 1 का क्यूब होता है। बोलिए, आपको कुछ नंबर को माइंड में बैठा कर चलना होगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, हम 9 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। यानी इसका मतलब ये होता है कि कुल 2500 रुपये में 1000 ईंट मिलेगा। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हो तो 4000 रुपये हो तो वह कितने ईंटें खरीद सकती है। तो आपको याद आया होगा क्या, इबारती वाले प्रश्न। पेडागाजी में आपके जो है कि इबारती वाले प्रश्न चलते हैं। इबारती वाले प्रश्न का मतलब होता है कि जब आप प्राइमरी में पढ़ रहे थे, यानी गांव के जब स्कूलों में आप पढ़ रहे थे, तो उस समय आप देखेंगे कि भोर में आपके दादा या दादी जी उठाकर आपको जो है कि इबारती वाले प्रश्न पूछा करते थे बार बार कि चलो बताओ कि 1 रुपया में यदि 10 आम मिलेंगे तो 2 रुपया में कितने आम मिलेंगे। पहाड़ा याद करवाते थे, उसी को तो एक नियम बोला गया। तो आइए ये इबारती प्रश्न को हल कर लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, बताइएगा। 2500 रुपया प्रति 1000, इसके कहने का मतलब ये है कि 2500 रुपया में केवल और केवल 1000 ईंट मिलता है। तो आपको निकालना है कि 1 रुपया में कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे 1000 बटे के कितना, 2500। और आपसे पूछेगा तो 4000 में कितने मिलेंगे। तो आप लिखेंगे 1000 बटे में 2500 और गुणे कितने रुपया, 4000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बोलिएगा 25 चौको 100, 1 जीरो ये 1 जीरो, 4 चौको 16, कुल कितना, 1600 ईंटें। कुल कितना, 1600 ईंटें। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। 2500 रुपये प्रति 1000, जैसे मैंने लिखा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका अर्थ यह होता है कि 5 रुपये में, किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, यानी आलू। मैंने यहां पर लिखा अपने तरीके से, क्या, आलू मिलता है। यानी कि 5 रुपये में 1 किलो आलू मिलता है, तो हम इसे कहेंगे कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम भाव है इसका। ठीक है। ठीक उसी तरह से
₹2500 प्रति 1000 ईटा है, यानी ₹2500 में 1000 ईटा आएगा। तो ₹2500 में 1000 ईटा आएगा, ठीक है। तो ₹1 में कितना आएगा, तो 1000 बटे के 2500, तो ₹4000 में कितना ईटा आएगा, 4000 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कटा, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 2 जीरो यहां से बचा है, लगा देंगे तो कितना आ गया, 1600 ईटे। मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया, मैंने एक आयत बनाया, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए लिखा जाए। ऑप्शन ए, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। लिखा है एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। ऑप्शन सी, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑप्शन डी, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। आइए सवाल को किया जाए। मैं तब तक इंक डाल लेता हूं, इंक बहुत तेज खत्म हो रहा है बाबू, तो इंक डाल लेता हूं, तब तक आप सोचिए विचारिए। आपका दिया हुआ है कि एक लड़की है जो अपने शिक्षिका यानी कि क्लास टीचर से ये कहती है कि मैंने एक आयत बनाया, और जैसे ही आयत का नाम लिया तो यदि आप पढ़े हैं तो आपके मन में ये बन जाना चाहिए कि आयत क्या होता है। ठीक है, आयत क्या होता है जरा बताइए। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण पर होना चाहिए। ठीक है, उसने क्या बोला है कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सभी भुजाएं नहीं होनी चाहिए। बात को समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। याद रखिएगा, ये शब्द क्या लिखा है, सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, जबकि बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग भी एक आयत होता है, इसलिए वो जो 4 सेंटीमीटर का मिनी ने अपना भुजा लिया है तो इसका मतलब कि भुजा बराबर हो सकता है। आइए फिर से मैं समझाता हूं कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कौन सा कथन सही हमको दिखाना है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये भी गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। एक और एक आयत में कोई संबंध नहीं होता है, संबंध होता है। एक वर्ग और एक आयत में संबंध होता है। क्यों?
संबंध होता है तभी तो हम वर्ग को आयत कहते हैं। और बोलिएगा, वर्ग को क्या कहते हैं? आयत। ठीक है, बिना संबंध के हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि संबंध नहीं होता है, ये क्या है? गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। मैंने वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है, आप उसको समझेंगे तो पूरा पूरा आप कर सकते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। बस आपका कंसेप्ट की जरूरत है, थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है? 4 संबंधे 5 संबंधे 6 है, 6 है। उसके कोणों का मान कितना होगा? उसके कोणों का मान कितना होगा? क्लियर? तो त्रिभुज आ गया है, और आपको मालूम है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 संबंधे 5 संबंधे 6, तीनों कोण का अनुपात दिया है, तो तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा? 6 4 10 5 15। आपके हिसाब से तीनों कोणों का योग 15 डिग्री है, जबकि रियल में कितना होता है? 180 डिग्री। आप भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का मान 12 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? उसके कोणों का मान कितना होगा? क्लियर? 1 का मान 12, तो 4 का मान कितना होगा? 12 चौको 48, 12 पचे 60, 12 छक 72। यही आपका आंसर हो जाएगा 48 60 72, 48 60 72। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। रागिनी है, एक लड़की है, यह दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। देखिए आपको घुमाता है इसी में। ठीक है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, यानी ट्रेन पकड़नी है। और ट्रेन ए, ट्रेन जो कि नाम दिया है ट्रेन बी, ट्रेन सी, ट्रेन डी के छूटने का समय, यानी कि ट्रेन ए का छूटने का समय है 17:05। ट्रेन बी का है 4:32। ठीक है, और ट्रेन सी का कितना है? यहां पर 18:30, और ट्रेन डी का है 19:15। सवाल बोला है कि उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यदि आप किसी स्थान के लिए चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बनारस से दिल्ली के लिए चलते हैं। ठीक है, और ये पैमाना तय करते हैं कि हमें शाम को 6 बजे हर हालत में पहुंच जाना है। तो आप तमाम मोबाइल में ट्रेन का वेयर इज माई ट्रेन ऐप से क्या करते हैं? ट्रेन की लिस्ट देखते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कितने ट्रेन हैं। तो बहुत सारी ट्रेन दिल्ली के लिए होती हैं, तो आप क्या चुनते हैं? आप ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सुपर फास्ट है, कौन पहले पहुंचाएगी। तो वही बात है कि रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचना चाहती है, तो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ट्रेन सी है, ट्रेन डी है, इनका टाइम दिया हुआ है। अब इसमें यह बताना है कि सबसे कम समय क्या। तो बताइए 2 बजे पहुंचती है, ठीक है, और ट्रेन ये कितना है? 17। ठीक है, ये कितना है? 17:05। 2 बजने का मतलब होता है 14। तो हम लिखेंगे 14 बज के, बोलिए 14 बज रहा है तो 0, ये कितना आ जाएगा? 5। 17 में से 14 जाए कितना? 3 घंटा। ठीक है बाबू, हम जब बोलो तब मत बोलिए। ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि 3 घंटा, यानी ट्रेन ए का टोटल समय कितना है? 3 घंटा 5 मिनट। ठीक है, अब ट्रेन बी का निकालते हैं, तो बताइएगा ट्रेन बी का निकालेंगे तो 4 का मतलब क्या होता है? 16, 32, 2 का मतलब क्या होता है? 14, ये क्या है? 0। तो बताइए यह 32 मिनट होगा और 16 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। यह ट्रेन बी का समय आ गया। फिर बताइए ट्रेन सी का क्या है? 18:30, घटाना कितना है? 14 बजना, तो 30 मिनट, और ये कितना आ जाएगा? 4 घंटा 30 मिनट। ये किसका निकल गया? ट्रेन सी का। और ट्रेन डी की बात करते हैं, कितना है? 19:15 पे है, पहुंचना कब है? 14 बजे। ठीक है, तो बताइए ये 15 और 19 में कितना आ गया? 5 घंटा 15 मिनट। अब आप ये कहेंगे कि 14 मिनट क्यों लिए हैं? आपकी इच्छा, आप चाहें तो 12 घंटे का भी घड़ी में बदल लीजिए, और आप चाहें तो 24 घंटे के फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ पढ़ाता हूं, और मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं कि सीटेट में पढ़ना है और नंबर पाना है तो 3 टॉपिक को पकड़ बनाइए। तीनों टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 100% गारंटी है। वो कौन सा क्वेश्चन? एक समय को पढ़ना पड़ता है, एक पैटर्न को पढ़ना पड़ता है, एक नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और एक क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ये सभी मिलाकर आपका इसी में से क्वेश्चन कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ नहीं होगा। तो अच्छा हाँ देखिएगा, सॉरी मैंने ऑप्शन कम समय, तो यहाँ 3 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 32 मिनट, 4 घंटा, यहाँ 30 मिनट, और यहाँ पर कितना था? 5 घंटा 15 मिनट। सबसे कम समय किस में लगेगा? ट्रेन बी में। चलते हैं। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, वह 11 फीट और 16 फीट आकार की एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा रीता अपने वार्ड की एक सदस्य है, वह 11 फीट गुणे 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए, उसके पास 4 विकल्प है। उसके पास 4 विकल्प हैं। पहला है 1.5 फीट गुणे 1.5 फीट, दूसरा 2 फीट गुणे 2 फीट, तीसरा 2.5 फीट गुणे 2.5 फीट, चौथा 3 फीट गुणे 3 फीट। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइलों को बिना काटे बिछा सके? ठीक है, अब सबसे पहले आपको यह दिखना है कि यह समझ यहां पर देखेंगे कि यह दिया गया क्वेश्चन है 11 गुणे 16, यानी कि आपको मालूम होगा कि थोड़ा बहुत यदि आप आयत जानते हैं तो आयत के लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? अलग होती है। यानी आयताकार एक फर्श है, उस फर्श पर यह साइज दिया है कि भाई आप कौन सी साइज का टाइल लगाना चाहते हैं। याद रखिएगा टुकड़ियों की संख्या, मैंने आपको फिर बता दिया कि टुकड़ियों की संख्या पर पक्का सीटेट में सवाल बनते हैं। टुकड़ियों की संख्या का मतलब क्या हो गया कि बोतलों की संख्या, ईंटों की संख्या, टाइलों की संख्या, छोटे छोटे बेलनाकारों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या। याद आ रहा है आपको कुछ? यदि आप हमसे क्लास में पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो बताइए, और एक चीज और ये भी बताइए कि मैं ये कह दूं कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास यहां पर देखेंगे कि एक 100 मीटर की रस्सी है और मैं चाहता हूं कि 5 मीटर में काट दूं। ठीक है,
तो निश्चित ही 100 मीटर रस्सी को हम 5-5 मीटर के हिसाब से काट सकते हैं। लेकिन मैं यही यदि आपसे ये कह दूं कि जरा बताइए 5 मीटर रस्सी को बड़ा रस्सी बनाइए तो कभी हो पाएगा नहीं। तो याद रखिएगा, टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि क्षेत्रफल दिया होगा, क्षेत्रफल कैसे पहचानेंगे, इस बीमा में 2 बीमा का गुणा किया होगा तो क्षेत्रफल होता है, 3 बीमा का गुणा किया होता है तो आयतन होता है। तो कभी भी टुकड़ियों की संख्या निकलता है तो बड़े क्षेत्रफल में हम छोटे क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। यदि आयतन की बात करेगा, यदि 3 बीमा दिया रहेगा तो बड़े आयतन में हम छोटे आयतन से भाग कर देते हैं। तो जरा आप ये बताइए, 2 बीमा है तो 11 गुणे कितना हो जाएगा, 16, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 176। अब इस 176 को इनमें से कौन सी संख्या विभाजित करिए, क्या यह 15 से ये कटेगा, नहीं। क्या यह 2.5 से कटेगा, नहीं। क्या यह 3 से कटेगा, नहीं। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़, 7 × 13 = 14, 14 3 से नहीं करता है। लेकिन हाँ, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो यह निश्चित ही संख्या 2 से पूरी विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होनी संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या। इसके लास्ट में 6 है, ये 2 से विभाजित हो रही है, यानी कि वो साइज क्या है हमारा, 2 फीट गुणे 2 फीट। देखिए सवाल बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो मैं पेपर बनाया हूं, जो मैं टाइपिंग करवाया है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा कि लिंक अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो नहीं भी लिखेंगे तो मेरा यह पेपर निकाल कर लिंक से आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, 13 की। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत बड़ा है, औसत से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम औसत के बारे में जिक्र कर देते हैं। सवाल बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको नहीं लिखना चाहता हूं, है ना, बस शॉर्टकट में लिखूंगा। सबसे पहले हम औसत की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2, 3, जैसे मान लीजिए कि हमने संख्या लिखा 2, 4, 6, 8, 10। औसत, एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। याद रखिएगा, हर जगह नाम अलग अलग होगा। इसको यदि स्टैटिस्टिक में प्रयोग करेंगे तो इसी औसत को बोला जाता है माध्य। वहां पर इसको योग को बोला जाता है आंकड़ा। आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। आइए तो एवरेज क्या निकलेगा, इनका योग करेंगे संख्याओं को। तो बताइए 10, 6, 4, 10, 10, 20, 20, 8, 28 और 10 कितना होगा, 30, योग 30। संख्या टोटल कितने हैं, 5। तो हमने लिया 5 और भाग कर दिया तो इसका औसत कितना निकल गया, 6। मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। औसत कितना आ गया, 6। औसत कितना आ जाएगा, 6, बोलिएगा, ठीक है। संख्या टोटल कितनी है, 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं ये जानना चाहता हूं, यदि औसत दिया है और कुल संख्या दिया है और जैसे ही इनका आपस में गुणा करते हैं तो यह कुल योग निकल कर आ जाता है, 6 5 30। देखिए टोटल योग कितना है, 30। देखिए तो याद रखिएगा, टोटल का मतलब होता है औसत में यदि नंबर से गुणा कर देते हैं तो उन संख्याओं का टोटल योग हो जाता है, योगफल निकल कर आ जाता है। मैं इसी मेथड का प्रयोग करने वाला हूं क्योंकि अब आपके प्रश्न में थोड़ा सा बड़ा सवाल पूछा गया है तो मैं कोड के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। आइए
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, रेणु अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, ठीक है, और उनके अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। यानी कि एक समूह है जिसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 8, जिसमें टोटल 8 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 8, जिनका एवरेज कितना है बता दीजिएगा। एवरेज दिया है 38.2 किलोग्राम, ठीक है। तो बताइए 8 स्टूडेंट का यदि औसत भार 38.2 है औसत भार, ठीक है, तो कुल भार कितना होगा, यानी टोटल कितना होगा। अभी तो मैंने बताया कि एवरेज में नंबर का गुणा कर देंगे। तो बताइए एवरेज कितना है 38.2 और नंबर कितने हैं 8। क्या हम गुणा कर सकते हैं जी, 8 ना के 16, हाथ में लगा 1, 8 64, 1 65, 5 हाथ में लगा 6, 8 3 के 24, 24 से कितना होता है 30। 1 पॉइंट पे दशमलव है तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे और ये हमने निकाल लिया टोटल। यानी कि रियल में देखा जाए तो 8 विद्यार्थियों का जो योग है भार का टोटल कितना है ये, ठीक है। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उनके किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया गया, जहां 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार का प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना है। वह ये कि उसमें जब निरीक्षण किया गया तो एक विद्यार्थी है जिसका 25.9 किलोग्राम भार है, ठीक है, उसके जगह पर क्या हो गया 29.5 किलोग्राम गलत तौल लिया गया था। तो कितना गलत तौल लिया गया था यहां पर देखेंगे, है कि नहीं। तो 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29 भार प्रयोग किया, समूह का औसत भार, ठीक है। यहां पर देखिए तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना गलत भार तौल लिया गया था, ठीक है। आइए तो 29.5 में से 25.9 किलोग्राम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 6, 8 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया था, इतना एक्स्ट्रा हो गया था। अब बताइए इतना किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया था, इस किलोग्राम को यहां से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहां से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3.5.6 किलोग्राम और यहाँ पर 3.6 एक्स्ट्रा को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 6 जाए बताइएगा 0, 5 में से 3 जाए 2 और ये कितना होगा 0 3। तो रियल में जो 8 विद्यार्थियों का जो रियल में भार है वो कितना होगा 302.0। तो औसत कितना होगा, कुल भार कितना है 302.0 है। तो इसका मतलब ध्यान समझिएगा यहाँ पर दशमलव है और यह 0 है तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा 302, किससे भाग करना है 8 से, ठीक है। 8 से भाग करेंगे तो औसत निकल कर आएगा। तो बताइएगा 30 में 8 से भाग करेंगे तो 8 3 के 24, 6 2, ठीक है। देखेंगे 8 3 के 24 है कि नहीं। जब 24 होगा तो 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 2, अब ये 62 हो गया, ठीक है। 8 7 56, 8 64, ठीक है। तो 7 बार में जाएगा 8 7 56, तो 62 में से 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, तो फिर 8 7 56 ये औसत हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे 37.7 ऑप्शन नंबर पहला दिया है, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 37.7, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। 37.75 किलोग्राम दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। 38.65 किलोग्राम दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। 37.2 किलोग्राम दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। 38.9 किलोग्राम दिया है। तो बताइए ये कितना है 37.7 के करीब है, ठीक है।
तो ये भी 37 है, ये भी 37 है, ये गलत है क्योंकि 37 2 है जबकि 37 7 है। ये आपका क्या है, आंसर सही है। तो क्या, आइए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आ गया है। ठीक है, मैं आपको बार बार पैटर्न पढ़ाता हूं। 9 - 1 भागे 8 इक्वल टू कितना यहां पर दिया है। देखिए यह मेरा पढ़ाया हुआ डाटा पूरा का पूरा रिपीट किया गया है, क्योंकि पैटर्न कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हर जगह लागू नहीं होते, उनके लिए कुछ खास प्रकार की चीजें होती हैं। 9 8 7 6 - 4 भागे 8 1 2 3 4 और पूछा है कि जरा बता दीजिए, उसने ये पूछा है, हाँ इसने पूरा ऑप्शन को ही लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन को ही पूरा लिख दिया है। 9 8 7 6 5 - 5 भागे 8 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑप्शन बी 9 8 7 6 - 4, ठीक है, भागे 8 इक्वल टू 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी 9 8 7 6 5 - 4 भागे 8 इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ऑप्शन डी दिया है 9 8 7 6 5 - 5 बटे में 8 इक्वल टू 1 2 3 4 5। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न का सवाल पूछा गया है। मैं बार बार बहुत प्रकार के पैटर्न बताता हूं कि किस तरह से पैटर्न पूछे जा सकते हैं, और देखिए जिस तरह से मैं बताया हूं पूरा पूरा आ गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 9 - 1 भाग करेंगे आप तो 1 98 में से 2 जाएगा, कितना होगा 96, और 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12। अब यहीं से लॉजिक लग गया। देखिए यह पैटर्न एक ऐसा तरीके से पैटर्न को सेट किया गया है, या तो आप दिमाग लगा दीजिए कि इसका आंसर क्या मिलने वाला हो, या तो एक और तरीका है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है तो 1 आया, 2 है तो 2, 1 से 2 तक गया, 3 है तो 1 2 3 गया, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 गया। तो बताइए यहाँ 5 होगा तो कहां तक जाना चाहिए, 5। ये 6 तक गया, कहानी खत्म। ये 5 गया है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 4 लिखा है, ये कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ 5 तक गया है तो यहाँ 4 लिखा, कहानी खत्म। यहाँ 5 तक गया है, यहाँ 5 गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताइए कितना आंसर तेज मिला। पढ़ने की तो जरूरत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रियांशु, क्वेश्चन ये है प्रियांशु, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये का नोट है। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के लिए अन्य तरीके और हो सकते हैं। यदि हम दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, यदि हमें
यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो आप नोटों के, देखिए आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए सवाल को हम समझ गए हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रियांशु है, ठीक है, उसके पास जो है कि 10 रुपये और 50 रुपये के 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है। 10 रुपये और 20 रुपये का नोट है, ठीक है। एक 10 रुपया वाला है और एक 20 रुपया वाला है, और उसको टोटल कितना बनाना है, 50 रुपये में बनाना है। इस 50 रुपये बनाने में उसने पहले ही सैंपल दे दिया है कि उसके पास 20 रुपये कितने हैं, 2 नोट है, तो 20 प्लस 20 और एक बार 10 लेंगे तो देखिए ये 50 बना कि नहीं बना, 50 बन गया। लेकिन मार्कर थोड़ा डाउन चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन स्पष्ट तरीका से उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि यही राशि बनाने के लिए अन्य तरीके और हो सकते हैं। यहां पर स्पष्ट तरीका से लिखा है अन्य तरीका एक ये है, ठीक है, कि 3 बार 10 को ले लें, बोलिए, और एक बार 20 को ले लें, यही हमारे पास एक तरीका होगा। नहीं तो अब आप देखिए कैसे दूसरा हो सकता है, ठीक है। 20 का नोट 20 में शामिल हो गया और 10 का कितनी बार, 3 बार, तो ये हमारे पास, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। पूछा है कि आप नोटों की अधिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं कितनी बार, बताइएगा, 1 बार, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आपके पेडागॉजी के, यानी आपके कंटेंट के खत्म हो गए हैं, पेडागॉजी के अब संबंधित सवाल स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे क्वेश्चन आपके मैथ के खत्म हो गए हैं, और ईवीएस के जो 2-3 क्वेश्चन आए। सवाल क्या है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। ये त्रिवेंद्रम है और ये क्या है, गांधी, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी कितना है, 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड, औसत जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकेंड पूछा है ना। और ये कहा है कि यदि कोई भी रेलगाड़ी 2268 किलोमीटर को कुल कितने घंटे में, 22 घंटे में तय कर लेती है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसका स्पीड बताइए। और आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, बताइए, स्पीड पूछा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे रेलवे स्टेशन औसत चाल पूछा है, सॉरी एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों शहरों के बीच की दूरी, सॉरी 2268 किलोमीटर बटे में समय कितना है, 42 घंटे। मीटर में जाना है तो 2268 बटे के 42 गुणे, जब भी हम किलोमीटर से यदि मीटर प्रति सेकंड की तरफ चलते हैं तो सदैव 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5/18 से। अब आइए सॉल्व करते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 7 21, यहाँ 16, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 से काटते हैं, 3 7 21, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 दूना के 6, 7 से काट देते हैं, ठीक है, 7 3 21, 7 6 42 और 6 से 6 काट देते हैं, 6 6 के 36, ऊपर बचा है 5, 6 5 30, कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2268 बटे के 42 गुणे 5/18, आप चाहें तो डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो इससे भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए 7 से काट लीजिए, ठीक है, 7 6 42,
7 तरीके 21, यहाँ पर 7 दूना के 14, 2 8, 7 चौक 28, ठीक है। 18, 324 या 18 का वर्ग होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 6 तरीके 18, 6 5 30, किसी भी तरीके से काटेंगे तो 30 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया हुआ है। आइए, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। कोई छात्र है, मान लीजिए यह कोई छात्र है, यहां पर है और यह व्यक्ति कहां पर पहुंचना चाहता है, बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वह पहले वहां पर जाता है, इसके लिए वह कहां पर जाता है, ठीक है, यहां पर जाता है, ठीक है। जो ए के ठीक उत्तर में है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहले ए पर था, अब उसको बी पर जाना था और यहां पर एक शब्द लिखा है क्या, जो ए के, जो शब्द का मतलब इसके बारे में कहता है, ठीक है। जो शब्द का मतलब किसके बारे में, इसके बारे में। मैं एक शब्द लेता हूं, यहां पर लिखूं ए बी का पुत्र है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। तो बी का पुत्र है कौन, ए। मान लीजिए कि बी का पुत्र कौन है, ए, तो ये बी है, इसका पुत्र है ए, ठीक है। जो सी का पिता है, जो किसके लिए लगा है, बी के लिए। जो का मतलब जो इसके पास होगा, बी के लिए। जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, ये बी भी है। सी का पिता कौन है, ये बी भी, ठीक है। लेकिन यदि इसके जगह पर मैं ये लिख दूं तथा, किंतु, और, तो आपका आंसर क्या होगा कि बी का पुत्र कौन है, ए। बी का पुत्र कौन है, ए, तथा, किंतु या और सी का पिता है। अब सी का पिता कौन हो जाएगा, ए, तो सी इसका पुत्र हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ये बना। तो सिर्फ शब्द हटने से स्ट्रक्चर देखिए अलग बनता है, यह अलग बनता है। जो लोग ब्लड रिलेशन कभी पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा कि जो शब्द का मतलब क्या होता है। आइए सवाल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना, यहां पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो वहां पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में, जो ए के ठीक उत्तर में कौन है, बी। कितने किलोमीटर की दूरी पर, 120 मीटर की दूरी पर। और फिर वह बी से ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी, वह फिर से बी ठीक पश्चिम में। पश्चिम ये होता है, मैं आपको बता दूं कि यह ईस्ट होता है, यह वेस्ट होता है, यह नॉर्थ होता है और यह क्या होता है, साउथ। ध्यान से देखिएगा, ये भी दिशाएं होते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, यह क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, यह क्या होता है, साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है, साउथ ईस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये बी यहां पर आ गया, जो कि कितना हो गया, 50 मीटर के दूरी पर। बोला है कि ए की बी से दूरी ये, तो देखिए यदि इसको 0 से काट देंगे, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13। आपको मैंने ट्रिपलेट के बारे में सिखाया है, क्या है ट्रिपलेट, देख रहे हैं ना कितना इसका योगदान है, हर जगह इसका योगदान है। ट्रिपलेट क्या मैंने सिखाया है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 6 8 10, 8 15 17, 20 21 29, ये सब ट्रिपलेट हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कोण यानी कर्ण होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 12 13, तो ये 5 था, ये 12 था, तो ये क्या बन गया 13। लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो यहाँ पर भी 0, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया, 130 मीटर। 130 मीटर पूछा है बी के सापेक्ष, यानी अब बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः है, यानी बी के सापेक्ष ए की दिशा। देखिए यह निशान बना है, यहां पर यदि डायग्राम करते हैं इस तरह से, तो एक ये होगा, एक ये होगा। बताइए यह वाला हिस्सा क्या होता है, देखिए यहां से लेकर यह वाला हिस्सा क्या होता है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व।
यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2022 के पीआरटी का शिफ्ट का जो क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, और इस तरह से पूरा मैंने यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। कुछ ईवीएस के क्वेश्चन थे उसको भी सॉल्व करा दिया। लास्ट में एक क्वेश्चन ईवीएस का है, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि डाल दूंगा, आप वहां से आप चाहें तो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, मैं एक भी क्लास छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी आपके करीबी छात्र छात्राएं होंगे उनको थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रेस बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।